हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आ जाइए फ्रेंड्स, मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आपने वर्ण विचार का जो चैप्टर है वो देख लिया होगा कि वर्ण विचार में हमने क्या क्या टॉपिक किया था। मतलब वर्ण विचार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको ना आता होगा, और अगर बाय चांस आपको वो नहीं आ रहा है तो फिकर नॉट। क्यों? क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। बट मुझे पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा अगर आपने वर्ण विचार वाली क्लास देखी है पूरी। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ण विचार का जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने थ्योरी भी करवाई है, क्योंकि क्या होता है ना कि थ्योरी के बिना हम जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो थ्योरी भी करवाई है और प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हम अपने। यहाँ पे देखना है हमें 51 क्वेश्चन है हमारे पास। जिन स्वरों के निर्माण में होठ जो हैं गोलाकार हो जाते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं। देखिए, मैं अभी आपकी वेट नहीं कर रही हूं कि आप कब आंसर दोगे, बट आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मैं सिर्फ बताती जाती हूँ और आप देखते जाइए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। बाद में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इतने क्वेश्चन सही थे। तो आप 51 से शुरू कर रही हूँ, ध्यान रख लेना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं, गोल आकार के हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समृद्ध बोलते हैं, अर्ध समृद्ध बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं या अवृत्ताकार बोलते हैं। तो ध्यान देना, कई बार ऐसा हो जाता है ये समृद्ध हमें वृत्त जैसा ही लगता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समृद्ध हो सकता है होठ के आकार पे। होठ के आकार पर जो होठ की बनावट है दो प्रकार के ही होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक है, तो दो ही प्रकार के होते हैं हमारे पास। तो दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, जब होठ की शेप गोल बन जाती है, देखो ऊ ओ औ, होठ की शेप जो है गोल बन जाती है, वो होते हैं वृत्ताकार। तो यहाँ पे आंसर हमारा, जिनका सी आंसर था वो बिल्कुल राइट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देना है भाई, हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की कुल संख्या, जब भी स्वरों की कुल संख्या आपसे पूछी जाएगी तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अभी पीछे पेपर में भी आया हुआ था हेड कांस्टेबल में। ठीक है, हाँ, अगर परंपरागत तरीके से दे रखा हो, परंपरागत तरीके से बताओ कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी, तब आप 13 कह सकते हैं, अदरवाइज 11 ही संख्या आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। तो चलिए भाई, आंसर है आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्रम में अघोष व्यंजन है। अब हमने भाई वर्ण विचार इतनी बार तो कर लिया है, तो अघोष सघोष सारा कुछ हमें पता है, चाहे अघोष आ जाए या सघोष आ जाए तो हमें पता है भाई अघोष और सघोष क्या होते हैं। तो जल्दी से बताइए बिना देर किए कि अघोष कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं? यह है, वह है, डेढ़ है या शेष है। अब सबसे मेन कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें ये नहीं पता चलता भाई अघोष और सघोष। वैसे तो हमें पता चल जाता है यह लेवे किस में आएगा, अघोष में या सघोष में। तो देखो भाई, अघोष में आएगा या सघोष में आएगा। तो ध्यान रखना है, शेष किस में आ जाता है? अघोष में आ जाता है, और सघोष में कितने आ जाते हैं? है प्लस में यह लेवे, सघोष में चले जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? श और से। एक बात यहाँ पे फिर, अगर बाय चांस आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है अघोष और सघोष में, भाई शेष है किस में जाएगा, तो ये अघोष का यहाँ से बस याद कर लो 3, यानी कि ये जो है अघोष 13 ही होते हैं, सघोष 31 होते हैं। अब 13 जो है पहला दूसरा जाता है, ये रह ले वह किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, ये रह ले और वह, और इसमें क्या आ जाता है? श
कै, से और है जो है इसमें हो जाता है। यानी कि पहला दूसरा अगर हम लेते हैं तो 5 वर्ग, 5 दूनी 10 और 3 ही ये होते हैं से और 13। तो अघोष कितने होते हैं? 13। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस व्यंजन के उच्चारण में, उच्चारण क्या, हम जो बोलते हैं उच्चारण, ठीक है, में जिह्वा जो है, ये जिह्वा लिखा हुआ है, ठीक है, जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। अब देखो, तालु से नहीं टकराती है का मतलब क्या है? तालु, अब तालु क्या होता है? हम कह देते हैं तालव्य व्यंजन। कौन सा कह देते हैं? तालव्य व्यंजन। अब तालव्य व्यंजन में अब देखो कौन सा आएगा? बहुत बार बता चुकी हूँ, इचु यश तालु, इतनी बार बोल दिया कि अब आप भूल भी नहीं सकते हो कि इचु यश तालु होता है। ई चे से चे वर्ग, ये और शे सब तालु से बोले जाते हैं। इसका मतलब चे तो तालु से बोला जाता है, ये, घे और शे। अब देखो, ये हमने कहा तालु है, यहाँ पे भी शे भी तालु है, देखो सारा आ गया ना। इसका मतलब ये जो है घे, वो तालु से नहीं बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लो किस किसने आंसर राइट दिया है। तो अपने आप को भाई देख लो कितने आपको आंसर आते हैं। और मुझे इतना तो उम्मीद है कि वर्ण विचार अगर आपने मुझसे किया है, जो मेरी क्लासेस लगाई हैं, तो एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बट ध्यान रखना है भाई उस चीज का भी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? भाई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। अब देखो स्वर कौन से होते हैं हमें पता है भाई, स्वर ही होते हैं, है ना। तो कौन सा इसमें स्वर नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब क्या है? ज स्वर नहीं है। हाँ, इसमें स्वर आया जरूर है। अगर हम ज लिखते हैं तो ज प्लस में अ पूरा ज बनेगा ना, ठीक है। तो स्वर खुद नहीं है, बट स्वर उसकी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, क्योंकि व्यंजन जो है अपने आप में नहीं बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ज क्या है? व्यंजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग ट वर्ग का नहीं है? अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। टे वर्ग, टे वर्ग, टे ठे ढे ढे अणे। तो टे ठे ढे ढे और अणे, ये सारे तो टे वर्ग के ही हैं। ये कौन से वर्ग का है? ये दूसरा आके बैठा है बीच में। कौन से वर्ग का बैठा है? जल्दी से देखो, कै वर्ग का बीच में आके बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च, पश्च स्वर किसके भाग पे होगा? ये चीज ध्यान रखनी है, पश्च स्वर। अब आप सोचोगे भी पश्च स्वर क्या, वही बात आ जाती है। पश्च स्वर कैसे भाई? पश्च स्वर पीछे वाला स्वर, पीछे वाला स्वर कैसे? ये ध्यान रखना है, ये जीभ के उच्चारण के आधार पर है, यानी कि जीभ का कौन सा हिस्सा काम करता है। जहां पर जीभ का पीछे का हिस्सा काम करता है वो पश्च स्वर होता है। जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करे अग्र स्वर होता है, जीभ का मध्य वाला काम करे तो मध्य स्वर होता है, ठीक है। तो पश्च स्वर की बात कर रहे हैं, यानी कि जीभ का पिछला हिस्सा कहाँ पर है। तो पिछला हिस्सा जहां पर काम आता है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई? आ है, ठीक है। जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम आता है। यस, किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो देखो मूल स्वर, मूल स्वर, अब आपको बता दूं मूल स्वर कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री, ठीक है। री को तो कई बार काउंट भी नहीं किया जाता, तो ए, ई, उ ही कह देते होते हैं। तो ए, ई, उ, री और 4 है जो मूल स्वर है। तो इसमें देखो ये ई है, बड़ी ई है, ये नहीं होगा। औ, ए नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? देखो अंतस्थ, विसर्ग भी दे रखा है ना, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण नहीं होता है। वो क्या है? ये, रे, ले और वे, 4 ही तो होते हैं, ठीक है। तो 4 होते हैं, तो ये, वे, पे और रे। अब उसने कहा है नहीं है,
तो यह भी है, वह भी है, पे नहीं है। तो पे जो है हमारे पास अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए अभी तक के आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलो, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष, अभी आपको बताया था, याद है ना, क्या याद है, अघोष व्यंजन, पहला, दूसरा और तीन, छह, बस यही तो है अघोष व्यंजन। अब देखो, तैथ है, नैब है, दैध है और वह है। तो फर्स्ट और सेकंड किस में आ रहा है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। अब देखो क्या है, तय और थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तय और थ। ठीक है, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ 60 तक यानी कि 10 में से कितने मार्क्स आ चुके हैं आपके। तो चलिए 5 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है, ओके, अंतःस्थ व्यंजन है, अब ये है की बात कर रहा है, तो है देखो, गैग है, दैध है, डैड है और यव है, तो इसका मतलब ये लेव होता है। तो हमारे पास डी जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ये शायद पहले भी आ चुका है, तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है भाई, निस्पृह जो है वो हमारा क्या है, विसर्ग से बना आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो स्वर, स्वर भी शायद आ चुका है, देखो ए, ल, क है, लू है, तो यहाँ ये देखना, ये मत सोचना कि ये मात्राएं आ गई, तो स्वर की बात की है, तो स्वर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है वो स्वर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब स्वरों के मेल से बने हैं, बट स्वर एडजेक्टली जो है वो ए है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर तंत्रियों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, कौन कौन से, देखो, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर जो कंपन पैदा होती है, तो कंपन कहाँ, घोष क्या होता है, घोष का मतलब ही कंपन होता है। ठीक है, घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, अघोष और सघोष होते हैं। ठीक है, अगर आप राइट आंसर दे रहे हो तो वेरी गुड, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो प्लीज थ्योरी वाली क्लासेस लगाइए और उसके बाद आपके आंसर राइट मिलेंगे। यस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्रम में सघोष महाप्राण का कल्य व्यंजन है। हाँ देखो, ये जो है शायद मैं बताना भी भूल गई होंगी, काकल्य व्यंजन, तो एक हमारे पास है होता है जिसको हम काकल्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, काकल्य व्यंजन किसको बोला जाता है, तो ये ध्यान रख लेना भाई, काकल्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा, है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में डे और ढे व्यंजन के लिए स्टीक बात कही गई है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने यहाँ बिंदी लगानी है। ठीक है, डे और ढे व्यंजन के लिए स्टीक बात कही गई है। अड़े और ढे देखो क्या होते हैं, ये उत्तक्षिप्त व्यंजन होते हैं, और उत्तक्षिप्त व्यंजन तो है, तो इसको किस में काउंट किया जाता है, मूर्धन्य में काउंट किया जाता है। अब मूर्धन्य में कैसे, हम कहते हैं ना मूर्धा, टैट है ढे ना, वो मूर्धा में आते हैं, तो टे, ठे, ढे, ढे, अणे, तो वो सारे उसके साथ ही उत्तक्षिप्त व्यंजन भी हो जाते हैं जो मूर्धा में काउंट होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, किस क्रम में विवृत स्वर है, तो अभी इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, विवृत स्वर किस में आ जाता है, देखो विवृत, संवृत, चलो अभी इसका आंसर मैं दूंगी नहीं, आपने क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या वैसे आंसर दो, मुझे आपने फटाफट से कमेंट्स कर देने हैं कि इसका आंसर क्या है। 4 क्वेश्चन है जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे आंसर बताओगे, तो मैं फास्टली इसको निकाल देती हूँ इन क्वेश्चनों को। अरे यस, तो ओ का उच्चारण स्थल बताइए कौन सा है, फिर इसको भी हम आगे कर देते हैं। जय और छह का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसको भी हम आगे कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना। आंसर
कै, घै, ज और फे कौन सी ध्वनियां हैं ये भी, हाँ इसका आंसर तो चलो मैं बता ही देती हूँ। ये कौन सी ध्वनियां हैं, ये अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। ठीक है, अरबी और फारसी की। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। बाह्य प्रतन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखो बाह्य प्रतन के आधार पर कितने प्रकार के, यानी कि हवा के आधार पर, प्राणों के आधार पर। तो ये यहाँ पे आंसर हमारा दो आएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और इसके बाद फिनिश है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज बने रहिए नेक्स्ट सेशन के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस